एवरीवन, आज से हम लोग संविधान या राज्य व्यवस्था की क्लास शुरू करेंगे। और संविधान राज्य व्यवस्था में हम क्या क्या पढ़ेंगे उसके पहले कुछ बेसिक बातों को आपको बता दें। सारे बच्चे बहुत एक्साइटेड होंगे किस तरीके से संविधान की बात होगी। और हकीकत का मामला ये है, आप जो भी आसपास देखते हैं वो कहीं न कहीं संविधान से जुड़ा हुआ है। इसे संविधान बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है। जैसे कि कहीं भी आप न्यूज़ में देखेंगे कि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति क्यों बन गई, इसका भी उत्तर संविधान से आपको मिलेगा। ऐसा दिखेगा कि हमारे यहाँ राज्यपाल और प्रधानमंत्री के बीच विवाद क्यों है, इसका भी उत्तर संविधान से मिलेगा। हमें मतदान का अधिकार क्यों है, क्योंकि अगर हम संविधान न होता तो ये मतदान का अधिकार हमें मिलता नहीं। इसे यकीन मानिए, हमारा संविधान ऐसे बरगद के वृक्ष की तरह है, हमारे जीवन का हर पार्ट जुड़ा हुआ है। जीवन किसी भाग को आप निकाल के देखिए, बिना संविधान से बनता नहीं। क्योंकि चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे राज्यपाल हो, अब हर दिन आप न्यूज़ पढ़ेंगे राष्ट्रपति की, राज्यपाल की, मुख्यमंत्री की, इन सबका उत्तर संविधान से मिलता है। लेकिन हम पहले आपको बेसिक बता दें कि संविधान क्या है। हम बताएंगे कि राज्यपाल क्या है, मुख्यमंत्री क्या है। पहले हम बिल्कुल ABC शुरू करें, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि जो हमारे बच्चे हैं वो बिल्कुल बिगनर हैं और शुरुआत से अपनी नींव बनाना चाहते हैं, फिर उसके बाद मकान पर आएंगे। तो पहले हम ये बताने का प्रयास करेंगे आपको, जो बात हम देखेंगे पहले ये संविधान क्या है। हम देखेंगे संविधान क्या है, फिर उसके बाद ये देखेंगे कि संविधानवाद क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। पहले हम देखेंगे संविधान क्या है, फिर देखेंगे संविधानवाद क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है। फिर कई बार बच्चों को ये भी कुतूहल रहता है कि यार संविधान तो पढ़ लिया, राज्य व्यवस्था क्या है। इंडियन पॉलिटी, राज्य व्यवस्था का हिंदी अनुवाद अलग अलग कर दिया जाता है। कई बार हम राज्य व्यवस्था कहते हैं, कई बार भारतीय शासन राजनीति कहते हैं। इसका जो इंग्लिश नाम है इंडियन पॉलिटी। अब पहले हम तीनों बातों में अंतर बताएंगे, फिर उसके बाद हम विषय की शुरुआत करेंगे, संविधान पर आएंगे। अब बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, हम शुरू करें संविधान से। अगर हम संविधान को पढ़ना चाहते हैं तो पहले हम आसपास देखें। अब NCERT पढ़िएगा। NCERT की बेसिक बुक है, क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक। बेसिक बात को पढ़िए, विषय को समझने का प्रयास करिए, रटने का प्रयास मत करिए, क्योंकि आप लोग बड़े हैं, बुद्धिमान हैं। इसी जब एक बार चीज़ समझ में आएगी, इंटरेस्ट आएगा, तो जो आवश्यक बात होगी अपने आप याद कर लेंगे आप। अब जरा देखिए, जब हम संविधान की बात करते हैं तो संविधान की सीधी बात करें कि अपने आसपास देखें। अब जहां भी आप रह रहे हैं वो समाज है। जितने बच्चे हैं, जो बच्चे गांव में बैठे हुए हैं, अब गांव में आप जाओगे, सरपंच महोदय मिलेंगे, स्कूल मिलेंगे, ये समाज है। गांव में आप जाओगे तो फिर कोई नाटक मंडली मिल सकती है, ये समाज है। बच्चे शहर में बैठे होंगे, वहाँ पे तमाम पर्यावरण के लिए काम करने वाले संगठन मिल जाएंगे, महिला संगठन मिल जाएंगे, प्रेस के लोग मिल जाएंगे, मीडिया के लोग मिल जाएंगे। यानी जब हम समाज की बात करते हैं, इसका मतलब है कि विद्यालय, विश्वविद्यालय, धार्मिक समूह, यानी आप जहाँ भी आसपास हैं जरा सोच के देखिए, या तो हमारे आसपास विद्यालय है, विश्वविद्यालय है, या तो हमारे पास मंदिर है, मस्जिद है, ऐसी धार्मिक संस्थाएं हैं, या हमारे पास हो सकता है कोई दुकान वगैरह भी है। यदि अब दुकान को समाज में माना जाए न माना जाए, इस बात में मतभेद हो सकता है, लेकिन सामान्यतः हम समाज में रहते हैं। करके देखो बच्चों, अगर हम समाज में न होते तो या तो अंटार्कटिका में होते या हिमालय के टॉप पे बैठे होते। न तो हम अंटार्कटिका में हैं जहाँ पे केवल मछलियाँ हैं, सील है, और हिमालय के टॉप पे रहने की कोई गुंजाइश नहीं है। यानी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हम समाज में रहते हैं और समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार है।
अब जब हम समाज में रहते हैं तो आप कहोगे सर ये बताओ, आप तो संविधान बताने वाले थे, फिर समाज पे कहाँ पे आ गए? तो कहानी शुरू यहीं से होती है। अब जिस समाज में है उसकी सबसे छोटी इकाई परिवार है। अब जरा परिवार को देखो, आपके भाई हैं, आपके बहन हैं, माता पिता है। कई बार ऐसा होगा कि अब घर में किसी बात पे संघर्ष हुआ। अब आप कहना चाहते हो कि मैं पढ़ूंगा, आपके पिताजी कह रहे हैं मैं शादी होने को उम्र हो गई, शादी कर ले। क्या करेगा पढ़ के? अब जरा सोच के देखिए, परिवार में संघर्ष उत्पन्न हुआ। अभी बड़ी अजीब सी बात है, बात ध्यान रखने की है कि संघर्ष उत्पन्न हुआ, हिंसा नहीं। ये मारपीट हो जाना एक अलग मुद्दा होता है, और मतांतर हो जाना, दृष्टिकोण की भिन्नता हो जाना एक अलग मुद्दा होता है। और मानव स्वभाव ऐसा है कि स्वाभाविक रूप में जहाँ समाज है वहाँ संघर्ष हो जाता है। यानी संघर्ष क्या है? मतांतर। संघर्ष क्या है? मुझे लगता है कि पहले मुझे पढ़ना चाहिए, ताऊ कह रहे हैं पहले शादी कर लो, ये संघर्ष आ गया। मैं कह रहा हूँ कि मुझे पढ़ने के लिए किताबें चाहिए, और जबकि पिताजी कह रहे हैं कि छोटी बहन की शादी करनी है, फिर संघर्ष आ गया। घर में एक टेलीविज़न है, मैं कह रहा हूँ कि मैं डीडी दूरदर्शन देखूंगा, कोई ज्ञान का चैनल देखूंगा, जबकि घर वाले कह रहे हैं कि नहीं हम नागिन 3 देखेंगे, फिर संघर्ष आ गया। तो बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है कि समाज में संघर्ष समयता होता है, और आप देखते हो कितने संघर्ष पति पत्नी के हैं, ऐसी तो है। अब समाज में संघर्ष केवल परिवार में ही नहीं है, समाज में संघर्ष मंदिर और मस्जिद के बीच में भी आ जाता है। संघर्ष विश्वविद्यालय में 2 गुटों के बीच भी आ जाता है। कई बार जो बच्चे कॉलेज गए होंगे तो आप देखेंगे वहाँ तमाम समूह बन जाते हैं, तमाम गुट बन जाते हैं। तो अब जहाँ भी जाओ देखो, यहाँ तक कि गांव में अगर आप प्रधान का चुनाव होने का मुद्दा होगा तो गांव में जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे या आर्थिक हितों के आधार पे तमाम लोग आपस में टकरा जाते हैं, तो उनका विरोध हो जाता है। इसलिए भी कि लोग ज़्यादा हैं, संसाधन कम है, इसलिए भी कि सबकी आकांक्षाएं अलग अलग हैं। भाई हर व्यक्ति प्रधान बनना चाहता है, हर व्यक्ति पावरफुल बनना चाहता है। भाई कौन विराट कोहली नहीं बनना चाहेगा? कौन क्रिकेटर फिल्म का व्यक्ति नहीं बनना चाहेगा? कौन शिक्षक नहीं बनना चाहेगा? तो समाज में संघर्ष होता है क्योंकि समाज में संसाधनों की भी कमी है और समाज में नजरिए की भिन्नता है। अब नजरिए की भिन्नता कैसे होता है कि आप अच्छा कपड़ा पहनना चाहते हैं, आपके गांव वाले कह रहे हैं तो ये विदेशी कपड़ा कहाँ से पहन के आया है, फिर संघर्ष हुआ। इसका मतलब है कि समाज में अगर संघर्ष है, एक तरीका हमें चाहिए कि फिर संघर्ष का समाधान कैसे, ये समाज के सामने शुरू सवाल रहा, आज से नहीं। लेकिन आज का समाज हो, 1000 साल पहले का समाज हो, जब भी समाज में संघर्ष आया, यानी ऐसा समाज जहाँ संघर्ष न रहा हो वो हमारी केवल कल्पना में होता है। कई बार दोस्तों फिल्मों की कल्पना कर लेते हैं, कैसे गगन के तले जहाँ प्यार ही प्यार पले, तो फिल्मों की कल्पना है। 3 घंटे में आप लिखते हैं दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ऐसा फिल्मों में होता है, व्यवहारिक जीवन में नहीं होता। व्यवहारिक जीवन में संघर्ष वास्तविकता है, संघर्ष देखना पड़ता है। गांधी बाबा ने सोचा था हम राम राज्य बनाएंगे, कि जहाँ किसी प्रकार का संघर्ष नहीं होगा, वो कल्पना का विषय रह गया, कहीं बना नहीं। अब सवाल है कि जिस समाज में हम रहते हैं वहाँ संघर्ष है, तो या तो हम ये कल्पना करें कि ऐसा समाज बनाएंगे जहाँ संघर्ष होगा ही नहीं, वो हो नहीं पा रहा है, इसलिए हम दूसरा व्यवहार अपनाएं कि संघर्ष का समाधान कैसे किया जाए, कि आखिर में लफड़ा को हल कैसे किया जाए। उसी समय से फिर हमें क्या आवश्यकता पड़ी कि भाई संघर्ष का समाधान करना है तो कहीं न कहीं पुलिस होनी चाहिए। वो ध्यान से आप देखेंगे आसपास जो आपकी पुलिस है, उस पुलिस को आप कभी बर्थडे में इन्वाइट नहीं करते, शादी में इन्वाइट नहीं करते, उस पुलिस गए तभी तो पुलिस को बुलाते हैं। इसका मतलब है पुलिस की आवश्यकता ही इसलिए पड़ जा रही है कि समाज में संघर्ष का समाधान कैसे हो। और फिर पुलिस की आवश्यकता पड़ी तो निश्चित तौर पर संघर्ष केवल एक समूह दूसरे समूह के बीच हो जाए यही जरूरी नहीं है, बल्कि संघर्ष हो सकता है भारत और पाकिस्तान के बीच हो जाए, यानी संघर्ष एक परिवार दूसरे परिवार के बीच में, संघर्ष एक राज्य दूसरे राज्य के बीच में। तो हो सकता है कि संघर्ष भारत पाकिस्तान के बीच में हो जाए, उसके लिए हमें अपनी रक्षा के लिए सेना रखनी पड़ी। इसका मतलब है समाज में संघर्ष न हो ऐसा हो नहीं सकता, और संघर्ष होगा उसके लिए क्या चाहिए, हमें समाधान चाहिए। तो समाधान में क्या हमने बना लिया, पुलिस बना लिया, सेना बना लिया, और इस संघर्ष के समाधान के लिए जो पुलिस और सेना बनाया उसका एक बड़ा सीधा सा नाम कहा जा सकता है कि हमें सरकार की आवश्यकता पड़ी।
तो पुलिस और सेना किसके रूप हैं? सरकार की आवश्यकता पड़ी। फिर आप पूछोगे कि अच्छा सरकार की आवश्यकता पड़ी, हमने तो सुना था सरकार के जो 3 अंग होते हैं वो है विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका, तीसरा है न्यायपालिका। फिर ये भी कहोगे भाई हमने तो सर सुना था सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ये बात सच है, सरकार के 3 अंग होते हैं, लेकिन जब व्यवहार के रूप में देखा जाए तो सरकार का जो विजिबल सबसे रूप हमें दिखता है पुलिस, जो दरोगा जी दिखते हैं, जो बुलेट लेके इधर उधर घूमते रहते हैं, वो सरकार का सबसे विजिबल रूप है। इसका मतलब हो गया समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार की आवश्यकता है, तय हो गई। समाज में व्यवस्था बनाए रखने की सरकार की आवश्यकता है। अब आप कहोगे सर कि ये बताओ विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका ये क्या है? ये सरकार की 3 बाहें, जैसे हमारा मानव शरीर है, हाथ है, पाँव है, तो सरकार के 3 अंग हैं। पुलिस और सेना तो आपको ज़्यादा दिखती है, जो सरकार के लिए है और वो हमारी सुरक्षा करती है, समाज में व्यवस्था बनाए रखती है। फिर आप कहोगे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका क्या है? फिर आपको बता दें ये सरकार के ही 3 बाहें हैं। तो जब हम सरकार की बात करते हैं तो आपको याद दिला दें, इस सरकार की 3 बाह हो जाएगी। एक है विधायिका। विधायिका नाम से दिखता है, जिसका काम है विधि का निर्माण करना। तो सरकार क्यों बनती है? क्योंकि हमें विधि का निर्माण करना है, कानून बनाना है। इसका मतलब अगर सरकार न हो तो स्वाभाविक रूप में कानून नहीं बनेगा। सरकार क्या करती है? कानून बना देती है। तो आप कहोगे सर ये बताओ परंपरा क्या होगा, हमारे धर्म का क्या होगा, प्रथा क्या होगा? उस बात का जवाब अभी आपको मिल जाएगा। अब जब सरकार कानून बनाती है तो आप कहोगे सर विधायिका में आता कौन है? तो विधायिका में कौन आएगा? अगर भारत में आप देखो तो फिर राज्यसभा और लोकसभा, आपके राज्यों में विधान सभा और विधान परिषद, ये विधायिका के पार्ट है। बात ध्यान में रखना है भाई, विधायिका की आवश्यकता क्यों पड़ती है? कानून बनाना है। अब कानून बनाना है तो अपने आप में एक संस्था होनी चाहिए, सरकार का पहली बाह है। तो अब सवाल कि कोई दहेज ले रहा है तो क्या हम राज्यसभा के सांसद को भेजेंगे या लोकसभा के सांसद को? भाई अगर विधायिका ने कानून बना लिया, विधायिका ने कानून बना लिया कि मोटर व्हीकल एक्ट, मोटर वाहन अधिनियम। अब मोटर वाहन अधिनियम का मतलब है कि बिना हेलमेट पहले कोई वाहन नहीं चलाएगा।